तो कहानी की शुरुआत एक अगली लड़के से होती है। वो रोड पर आराम से भाग रहा था, लेकिन तभी उसके सामने ट्रक कौन आते हैं और उसे सीधा ही किसी दूसरी दुनिया में रीइंकार्नेट कर देते हैं। और जब उस लड़की की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को किसी अजीब सी दुनिया में पाता है। अचानक से एक घटिया सा आदमी उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है और वही हम मॉमी मिल्कर्स को भी देखती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि उसकी मॉम थी। हमारे प्रोटैगनिस्ट को पता चलता है कि वो किसी नए वर्ड में ही समन हो चुका है और यहाँ पर उसका नाम रूडी है। रूडी एक नए वर्ड में रीइंकार्नेट हो चुका था, लेकिन यहाँ पर आकर वो एक मैजिकल और परवर्ड प्रोडिजी बन चुका था। कुछ समय बाद अब रूडी बड़ा हो चुका था, वो घुटनों के बल चलना भी सीख चुका था। लेकिन तभी वो एक दिन विंडो से बाहर अपने फादर यानी कि पॉल को स्वॉर्ड के साथ खेलते हुए देख लेता है, जिससे कि वो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ जाता है। वो बाहर देखता है लेकिन वो डर के मारे नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी पीछे से वहाँ पर लिलिया जो कि उसकी मेट थी और जेनेट जो कि उसकी मॉम थी वो वहाँ पर आते हैं। लेकिन तभी लिलिया नोटिस करती है कि ये बच्चा बिल्कुल भी रो नहीं रहा है। कहीं ना कहीं लिलिया को पता ही था कि जो ये बच्चा है ये काफी ज्यादा परवर्ट है, क्योंकि हमेशा उसके अंडरवेयर के साथ हमेशा ही खेलता रहता था। हम देखते हैं कि जेनेट तब वहाँ पर आकर उस पर हीलिंग स्पेल चैंट करना शुरू कर देती है। लेकिन रूडी को लगता है कि उसकी मॉम कहीं पागल हो चुकी थी, क्योंकि उसकी पुराने वर्ल्ड में मैजिक जैसी कोई भी चीज नहीं थी। हम देखते हैं कि रूडी अपने सामने पहली बार एक मैजिक को चैंट करते हुए देख रहा था, जिससे कि वो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ जाता है। कुछ समय बाद अब रूडी काफी बड़ा हो चुका था, यहाँ तक कि वो चलना भी सीख चुका था। वो आगे बढ़ता है जहाँ पर कि उसे एक अजीब सी मैजिक की बुक दिखाई देती है, लेकिन शुरुआत में उसे बिल्कुल भी पढ़ना लिखना आता नहीं था। वो अपनी माना का यूज करता है जिससे कि वो मैजिक का यूज कर पाए, लेकिन उससे भी कुछ भी नहीं होता। हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं रूडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। वो पहली बार माना का यूज करके एक छोटी सी वॉर ड्रॉप को समन कर देता है, जिससे कि वो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुका था। अगले दिन रूडी को मैजिक में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ जाता है, यहाँ तक कि वो अपने एमपी पर काफी ज्यादा काम करना शुरू कर लेता है, जिससे कि वो फाइनली एक वाटर ड्रॉप को समन कर देता है। लेकिन इस नाकामयाब कोशिश में वो नीचे गिर चुका था और अब अचानक से उसका माना भी काफी ज्यादा ड्रेन हो चुका था। जेनेट वहाँ पर आती है और सभी लोगों को लगता है कि रूडी ने अपने पैंट में ही मूत लिया है, इसलिए सभी लोग उसे काफी ज्यादा टीज करना शुरू कर लेते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि अब रूडी को मैजिक में सच में ही काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा होता है और कहीं ना कहीं उसे लगता है कि उसका माना, एमपी और बाकी चीजें काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही है, इसलिए वो लगातार मैजिक की प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। और वो दिन रात बस यही सोचा था कि आखिरकार वो मैजिक का यूज क्यों कर पा रहा है और आखिरकार वो इस नई दुनिया में समन क्यों हुआ। हर रात रूडी पढ़ने लिखने की कोशिश करता था, लेकिन हर रात उसके मॉम डैड लॉ डेवलप करने में काफी ज्यादा बिजी थे। वो बाहर जाता है, लेकिन तभी वो अपनी लिलिया यानी कि अपनी मेड को प्लॉट डेवलप करते हुए देख लेता है, जो कि अकेले ही मजे ले रही थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब रूडी को पढ़ना लिखना आ चुका था। वो मैजिकल बुक पढ़ना शुरू कर लेता है, जहाँ पर कि उसे एक अजीब सी ओपीसी वाटर का स्पेल दिखाई देती है। वो मंत्र पढ़ता है, जिसकी वजह से कि वहाँ पर एक बड़ा सा गोला समन हो चुका था और वो सच में ही एक बहुत बड़ा मैजिक का गोला था। हम देखते हैं कि जिससे कि अब दीवार टूट चुकी थी, लेकिन तभी अब वहाँ पर पॉल आ चुका था। उसे लगता है कि रूडी पर किसी मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया, लेकिन तभी जेनेट को नीचे मैजिकल बुक दिखाई पड़ती है। उसे लग चुका था कि उसका बच्चा कुछ और नहीं बल्कि प्रोडिजी है, इसीलिए वो पॉल को बोलती है क्यों ना हम इसके लिए एक मैजिकल ट्यूटर को हायर कर ले। लेकिन पॉल के पास इतना पैसा नहीं था, लेकिन जेनेट के कहने पर इन सब चीजों को मान जाती है। लेकिन पॉल बोलता है मुझे अपने बच्चे को एक स्वॉर्ड्समैन बनाना था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिलिया वहाँ से बोलती है क्यों ना हम लोग इसे दोनों ही मैजिक और स्वॉर्ड्समैन की प्रैक्टिस दे। और अब कहीं ना कहीं पॉल भी मान चुका था। अगली सुबह वहाँ पर रॉक्सी नाम की एक मेज आ चुकी थी, जो कि रूडी की ट्यूटर होगी। वो वहाँ पर आती है, लेकिन तभी रूडी बोलता है अरे नहीं, मैं इसे बिल्कुल भी सीखूंगा नहीं, क्योंकि ये एकदम फ्लैट है, मुझे प्लॉट से बड़ी लड़की चाहिए। और अब रॉक्सी रूडी की प्रैक्टिस करवाना शुरू कर लेती है, लेकिन तभी उसे लगता है कि रूडी के पास कोई भी मैजिकल पावर होगी नहीं। हम देखते हैं कि रॉक्सी एक वाटर स्प्लैश का यूज कर देती है, जिसकी वजह से कि सामने वाला पेड़ एकदम टूटकर नीचे बिखर चुका था। लेकिन तभी रूडी से बताता है कि जेनेट ने इसे उगाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करी थी। अब कहीं ना कहीं रॉक्सी को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था, इसीलिए वो आगे बढ़ती है और सीधा ही उस पेड़ को हीलिंग मैजिक से हील कर देती है। और अब बारी थी रूडी की। रूडी आगे बढ़ता है और अपनी मैजिक स्पेल एन्चेंट करना शुरू कर लेता है, लेकिन तभी कहीं से एक हवा का झोंका आता है और रॉक्सी के प्लॉट आर्मर को दिखा देता है, जिससे कि कहीं ना कहीं रूडी थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट हो ही चुका था। और अब रॉक्सी को भी समझ आ चुका था कि कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है बल्कि एक परवी बच्चा है। लेकिन कहीं ना कहीं वो उसकी मैजिकल पावर देखकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुकी थी। उसे लगता था कि जरूर रूडी के पास एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड होगी, जिसकी वजह से कि वो मजे कर सकते हैं। और अब कुछ समय बाद रूडी को फायर मैजिक और वाटर मैजिक करना भी आ चुका था, लेकिन उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप
रिलेशनशिप काफी ज्यादा घटिया सी थी, यहाँ तक कि उसकी फादर जिसका नाम की पॉल था वो एक पत्थर को भी एक वुड स्वॉर्ड से काट सकता था, लेकिन रूडी के पास बिल्कुल भी इतनी पावर नहीं थी, यहाँ तक कि वो स्वॉर्ड लाने में ही काफी घटिया सा था। आगे अब रूडी बाहर बच्चों को खेलते हुए दिखाई देता है, लेकिन तभी उसे अपनी पास्ट की यादें आती है, क्योंकि उसकी पिछली जिंदगी में उसे लोग काफी ज्यादा बुली किया करते थे। रात का समय आता है जहाँ पर कि आज रूडी का बर्थडे है, इसीलिए सभी लोग उसे काफी ज्यादा ट्रीट देते हैं और यहाँ तक कि उसे लोग काफी अजीब अजीब तरह के गिफ्ट भी देते हैं, जहाँ पर कि पॉल उसे एक स्वॉर्ड देता है और जेनेट उसे एक मैजिकल ग्रिमोर देती है और उसकी फेवरेट टीचर रॉक्सी उसे एक मैजिकल स्टाफ को देती है। रूडी को ये चीज काफी ज्यादा पसंद आती है, लेकिन तभी रॉक्सी उसे बताती है कि उसने उसे सब कुछ सिखा लिया है और कल का दिन उसका लास्ट दिन होने वाला है और कल के ही दिन रूडी का फाइनल एग्जाम भी होने वाला है। लेकिन तभी हम रूडी को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा डरा हुआ था, क्योंकि उसे बिल्कुल भी बाहर जाना पसंद नहीं था और उसे लगता था कि बाहर जाते ही लोग उसे अपनी प्रीवियस लाइफ की तरह काफी ज्यादा बुली करेंगे। लेकिन तभी अब कहीं न कहीं रूडी अपनी फुल हिम्मत करके आगे बढ़ना शुरू कर लेता है। अगली सुबह होती है जहाँ पर कि रॉक्सी उसे बताती है कि उसकी लास्ट ट्रेनिंग विलेज के बाहर होने वाली है, लेकिन रूडी इस बात से काफी ज्यादा डर चुका था। सभी लोगों को लग रहा था कि रूडी घोड़े पर बैठने से काफी ज्यादा डरा हुआ है, लेकिन रॉक्सी उसे उठाती है और घोड़े के ऊपर बिठा देती है और अब वो लोग अपनी फाइनल ट्रेनिंग के लिए विलेज के बाहर जाना शुरू कर लेते हैं, जहाँ पर कि कहीं न कहीं रूडी को थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ चुका था और सबसे पहले रॉक्सी उसके सामने एक एडवांस क्लास की वाटर स्पेल कास्ट करना शुरू कर लेती है। वो स्पेल काफी ज्यादा खतरनाक थी, यहाँ तक कि उससे वेदर ऑलमोस्ट चेंज हो चुका था, पर तभी एक थंडर वहाँ पर आती है और उनके घोड़े पर जोरदार स्ट्राइक मार देती है। लेकिन तभी रॉक्सी वहाँ पर जाती है और उस पर हीलिंग स्पेल मारकर उसे भी ठीक कर देती है। वो रूडी को बोलती है, रूडी अब तुम्हारी बारी है। सबसे पहले रूडी अपने मैजिकल स्टाफ को बाहर निकालता है और स्पेल को चेंज करना शुरू कर लेता है और वो 2 सेकंड में ही सैम रॉक्सी वाले स्पेल को कास्ट कर देता है। और जब रॉक्सी इस चीज को देखती है तो वो रूडी के इस पावर को देखकर काफी ज्यादा खुश थी और अब अगले दिन रॉक्सी एकदम तैयार हो चुकी थी रूडी के घर को छोड़ने के लिए, लेकिन जाने से पहले वो उसे एक पेंडेंट को गिफ्ट में दे देती है। लेकिन रूडी को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो उसे बोलती है, क्यों ना आप हमारे साथ रहो, हम लोग साथ में प्लॉट डेवलप करेंगे। लेकिन अफसोस रॉक्सी ऐसा नहीं कर पाती। रूडी उसके पीछे भागता है और उसे सिखाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है और अगली सुबह वो परवी बच्चा रॉक्सी के अंडरवेयर के साथ खेलना शुरू करता है, जो कि उसने पहले ही कहीं चुरा ली थी। और वहीं हम पॉल और जेनेट को देखते हैं और वो भी प्लॉट डेवलप करने में बिजी थे। लेकिन तभी वहाँ पर रूडी आता है और उनके खेल को खत्म कर देता है। तभी रूडी बोलता है, मुझे बाहर जाकर इस जगह को ढूंढना है। पॉल को लगता है कि आखिरकार ये बच्चा वापस से अपने नॉर्मल एज वाले बच्चों की तरह वापस से क्यों बिहेव कर रहा है, इसलिए वो मान जाता है। आगे हम देखते हैं कि अब पॉल रूडी को लेकर आगे बढ़ना शुरू कर जाता है ताकि वो विलेज उसे पूरा पूरा घुमा सके। वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन तभी पॉल उसे बोलता है, बच्चे चाहे जो भी हो जाए किसी भी वीक को कभी भी बुली मत करना। ठीक है पापा, जैसा आप कहो। रूडी को दरअसल में ये विलेज काफी ज्यादा पसंद आता है, लेकिन वो आगे बढ़ता है। लेकिन तभी वो देखता है कि कुछ बुली लड़के एक अजीब से अकेले बच्चे को परेशान कर रहे हैं। उनमें से एक बच्चा उस पर पत्थर मारने की फिराक में था, लेकिन तभी वहाँ पर रूडी आकर उनके चेहरों पर ही मैजिक बॉल मारना शुरू करता है और अब कहीं न कहीं वो बच्चे रूडी से काफी ज्यादा डर चुके थे और अब रूडी भी उस बच्चे तक पहुँच चुका था, जहाँ पर कि वो उसे बोलता है, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा। और अब कहीं न कहीं उस बच्चे को रूडी पर थोड़ा बहुत भरोसा तो हो ही चुका था। हम देखते हैं कि वो बच्चा काफी ज्यादा डरा हुआ आता है, इसलिए वो रूडी से भी डर कर वहाँ से भागना शुरू कर लेता है। लेकिन तभी रूडी वहाँ पर वार्म वाटर को समन करके उस बच्चे को अच्छा कर लेता है और क्लीन कर देता है। रूडी को लगता है कि उसने इस बच्चे की जान बचाकर काफी गलत कर दिया है, क्योंकि कहीं न कहीं रॉक्सी ने उसे बता रखा था कि जिस किसी भी ह्यूमन के बाल हरे होते हैं वो डीमंस होते हैं। रूडी आगे बढ़ता है और उसके माथे पर देखना शुरू करता है कि क्या वहाँ पर कोई जेमस्टोन है या फिर नहीं है, लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी जेमस्टोन दिखाई नहीं देता। और तब जाकर रूडी अपने गार्ड को डाउन करता है। आगे अब वो उस बच्चे की देख रेख करना शुरू करता है, क्योंकि रूडी को बच्चा काफी ज्यादा क्यूट लग रहा था। वो उसे बातें करना भी शुरू करता है। आगे वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं और अब उन लोगों में दोस्ती भी हो चुकी थी। रूडी उसे अपने बारे में बताना शुरू करता है, लेकिन कहीं न कहीं वो बच्चा अभी भी काफी ज्यादा इंट्रोवर्ट था और वो बच्चा कहीं न कहीं अभी भी सहमा हुआ था। वो रूडी को बोलता है कि उसे भी मैजिक सीखना है और अब रूडी भी उसे मैजिक सिखाने के लिए मान चुका था। लेकिन तभी वो बोलता है, अरे बच्चे तू एकदम बुद्धू है, तू मैजिक कभी भी सीख नहीं पाएगा। लेकिन वो उसके भोले भाले चेहरे को मना नहीं कर पाता। शाम के समय रूडी उस बच्चे को वापस से अपने पेरेंट्स तक अच्छी तरह से भेज देता है और अब रूडी भी अपने घर वापस लौट चुका था। लेकिन तभी वो वहाँ पर अपने फादर पॉल को दिखता है और पॉल इस वक्त काफी गुस्से में था। जैसे वो रूडी को देखता है वो उसे बोलता है, आखिरकार तुमने उन बच्चों
को क्यों बुली किया। और अब कहीं न कहीं पॉल काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो रूडी से बोलता है तुम्हें अभी के अभी अपोलोजाइज करना होगा, लेकिन रूडी अपने फादर को पूरी बात मानने की कोशिश करता है, लेकिन पॉल उसकी बातों को बिल्कुल भी नहीं मानता और वो बोलता है मैं कभी भी अपोलोजाइज नहीं करूंगा। पॉल काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था, जिसकी वजह से कि वो रूडी को एक झापड़ मारकर नीचे फेंक देता है, लेकिन रूडी अभी भी अपोलोजाइज नहीं करता और वो अपने फादर को बताना शुरू करता है कि आखिरकार हुआ क्या था, लेकिन पॉल को अभी भी उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। आगे हम देखते हैं कि वो जेनेट से मिलता है, जहाँ पर कि पॉल को भी अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था और अब समर्स भी आ चुके थे। रूडी वापस से अपनी स्वॉर्ड्समैन की एबिलिटी का प्रैक्टिस करना शुरू कर लेता है, लेकिन तभी उसके सामने वही बच्चा जिसका नाम की सिल्फ था वो वहाँ पर आता है। वो दोनों साथ मिलकर मैजिक सीखना शुरू कर देते हैं। कहीं न कहीं रूडी को भी लग चुका था कि अब सिल्फ की मैजिकल एबिलिटीज और बाकी चीजें काफी ज्यादा ऑसम हो चुकी है। रूडी सिल्फ को वार्म वाटर वाली स्पेल को सिखाना शुरू कर देता है, जिससे कि सिल्फ भी अब काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुका था, लेकिन रूडी को लगता है कि सिल्फ इस चीज को कभी भी यूज नहीं कर पाएगा क्योंकि रूडी इस एनिमे का एमसी था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो बच्चा सिल्फ मैजिक करना शुरू कर लेता है, जिससे कि रूडी को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। लेकिन अब सिल्फ काफी ज्यादा खुश हो चुका था और अब कहीं न कहीं उसकी खुशी देखकर रूडी भी काफी ज्यादा खुश हो चुका था और अब उन दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो चुकी थी। और तभी बारिश भी अचानक तरीके से शुरू होने लगी। हम देखते हैं कि अब सिल्फ रूडी को अपने घर इनवाइट कर देता है। वो दोनों साथ मिलकर नहाना शुरू कर लेते हैं। रूडी सिल्फ के कपड़े उतारने की ट्राई करता है, लेकिन सिल्फ को इन बातों से बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। अचानक से हम देखते हैं कि रूडी उसके साथ जबरदस्ती करना शुरू कर लेता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि सिल्फ के पास तो कोई स्वॉर्ड ही नहीं थी, यानी कि वो एक लड़की थी। रूडी इस बात से काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो चुका था, यहाँ तक कि वो सिल्फ के सामने अपॉलॉजी मांगने के लिए भी जाता है, लेकिन वो अपॉलॉजी काफी ज्यादा बुरी थी क्योंकि उसे रिस्क करना बिल्कुल भी आता नहीं था। कुछ महीनों बाद रूडी को पता चलता है कि उसके फादर प्लॉट डेवलप करने में सक्सेसफुल रहे और उसकी मदर फाइनली प्रेग्नेंट हो चुकी थी। सब लोग काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन कुछ दिनों बाद लिलिया जो कि उनकी मेड थी वो लोगों को बताती है मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। और जब सभी लोग इस बात को सुनते हैं तो वो सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे क्योंकि लिलिया आज तक घर से कभी भी बाहर नहीं गई और शक के दायरे में कोई और नहीं बल्कि पॉल था। पॉल को पता चल चुका था कि अब उसके चारों दिशाओं से लग चुके थे, इसलिए वो चुपचाप माफी मांगना शुरू कर देता है। मुझे माफ करना, ये गलती से हो गया। जेनेट उसके घटिया से चेहरे पर थप्पड़ मार देती है। रूडी को पता चलता है कि जो उसके फादर है वो काफी ज्यादा घटिया से इंसान है और अब सभी लोग इस बात से काफी ज्यादा डिप्रेशन में आ चुके थे। लेकिन तभी जेनेट लिलिया से पूछती है कि आखिरकार वो बच्चे के साथ क्या करने वाली है। वो लोगों को बताती है कि चाइल्ड बर्थ तक वो यहीं पर रहेगी और उसके बाद उनकी फैमिली से अलग हो जाएगी। पॉल उन लोगों को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अब सभी के सभी लोग उससे काफी ज्यादा गुस्से में थे, इसलिए कोई भी उससे सही तरीके से बात ही नहीं करता। और अब जेनेट को भी लगता है कि अगर कहीं भी लिलिया गलती से भी अकेले बाहर गई तो वो मारी जाएगी। रूडी इस कन्वर्सेशन में टांग अड़ाता है और अपनी मॉम यानी कि जेनेट को बोलता है कि ये पूरी की पूरी गलती किसी और की नहीं बल्कि पॉल की है, क्योंकि पॉल लिलिया का मास्टर है और लिलिया उसे कभी भी मना नहीं कर पाई। पॉल को इस बात को सुनकर जोर का झटका लगता है। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि क्या ये सामने खड़ा हुआ उसी का बच्चा है या कोई शैतान का रूप। और अब कहीं न कहीं जेनेट को भी लगता है कि यही सच है, इसलिए वो लिलिया से कंफर्म करती है, लेकिन लिलिया इस बात से साफ साफ मना कर देती है। अगली सुबह पॉल रूडी पर अपना गुस्सा निकालता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिलिया उन लोगों को देखना शुरू कर देती है। उसे बिल्कुल भी समझ आता कि आखिरकार रूडी ने उसकी जान क्यों बचाई, क्योंकि कहीं न कहीं लिलिया की ही पूरी गलती थी, क्योंकि रात के समय जब कभी भी वो पॉल और जेनेट को प्लॉट डेवलप करते हुए देख लेती थी तो उसकी बॉडी के अंदर भी अर्जेस जगने लगे, इसीलिए उसने एक रात पॉल को अपने सामने अट्रैक्ट किया और वो चीज काम भी कर गई। 1 साल बाद अब ट्विंस का जन्म हो चुका था। सभी लोग इस बात से काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे, यहाँ तक कि रूडी को एहसास होता है कि अब उसे कहीं न कहीं एक अच्छा और सिग्मा बड़ा भाई बनना होगा। उसे लिलिया के बारे में बाकी चीजें भी पता चुकी थी और अब वो अपने फादर यानी कि पॉल के साथ वापस से स्वॉर्ड्समैन ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है और उसका फादर उसे बहुत चीजों को बताता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लड़ाई के दौरान रूडी चीटिंग करता है और उस पर पत्थर मारने की कोशिश करता है, लेकिन पॉल स्वॉर्ड गॉड, वाटर गॉड और नॉर्थ फेस का गॉड था, इसीलिए वो उसे एक लात मारकर दूर फेंक लेता है। आगे हम देखते हैं कि अब गार्डन में पॉल रूडी को रिस्क करना सिखाता है कि आखिरकार उसे किसी भी लड़की के साथ कैसे रिस्क करना है, लेकिन तभी वो उससे बोलता है तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सिल्फ पर ध्यान रखना चाहिए। और अब रूडी को लगता है कि अगर उसे अपने लेवल को इंक्रीज करना होगा तो उसे मैजिकल अकेडमी जाना होगा। वो सिल्फ को इन चीजों को बता देता है, लेकिन सिल्फ इस बात से काफी ज्यादा सैड हो चुकी थी, इसीलिए वो उसे गले मिलाकर जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। वो उसे बोलती है मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तुम मुझे अकेला छोड़कर यहाँ पर चले जाओ, लेकिन रूडी उसे समझाता है कि वो उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। रूडी वापस से अपने विलेज जाता है जहाँ पर
क्योंकि उसे रॉक्सी की ओर से एक मैसेज आया था। रॉक्सी ने रूडी को मैजिकल एकेडमी में जाने के लिए एडवाइस किया था और वो उसे बताती है कि न्यू कैपिटल में उसे सैम रूडी के जैसा ही स्टूडेंट मिला है, यानी एक नंबर का परवी। वो भी उसके अंडरवेयर को चुराता है और मजे करता है सैम रूडी के जैसा, और कहीं न कहीं रूडी भी मान जाता है और अब उसे लगता है कि उसे कैसे भी करके मैजिकल एकेडमी को ज्वाइन करना है। वो अपने फादर से भी बात करता है, लेकिन उसके फादर में तो प्लॉट डेवलप करने का ख्याल था। डिनर के समय हम देखते हैं कि रूडी पॉल से बात करता है कि उसे कैसे भी करके मैजिकल एकेडमी जाना होगा, लेकिन पॉल उसे बताता है कि उन लोगों के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है कि वो सिर्फ और रूडी का फीस को निपटा पाए। इसलिए रूडी उन लोगों से बोलता है कि वो कहीं पार्ट टाइम जॉब कर देगा और पॉल को भी इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं थी। अगली सुबह हम देखते हैं कि अब वहाँ पर एक बैडी अब वहाँ पर आ चुकी थी और रूडी की आंखें उसको देखकर एकदम फटी की फटी रह चुकी थी और यही लड़की रूडी को आगे का प्रोसेस समझाने वाली है। हम देखते हैं कि अब जेनेट और बाकी लोग भी अब वहाँ पर आ चुके थे। जेनेट उस लड़की को पहचान चुकी थी क्योंकि ये उसकी फॉर्मर टीममेट थी। उसका नाम गिलेन था और वो एक बीस्ट फॉग थी, और जब वो जेनेट के बेटे को देखती है तो उसे काफी ज्यादा रिलीफ फील होता है क्योंकि वो अपने फादर जैसे घटिया प्राणी नहीं बनी। आगे अब वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं, लेकिन तभी लिलिया रूडी के पास आती है और वो उसे माफी मांगती है। वो उसे बोलती है, रूडी हम हमेशा तुम्हें याद रखेंगे। लेकिन रूडी को समझना था कि आखिरकार वो लोग उसके साथ क्या करने वाले हैं, लेकिन तभी उसका फादर उसे बताता है, हम तुम्हें इसके साथ कहीं भेज रहे हैं और तुम सिल्फी से बिल्कुल भी मिल नहीं पाओगे। रूडी अपने ब्रेन में बिल्कुल भी प्रोसेसिंग नहीं कर पाता और इतने में उसका फादर उस पर अटैक मारना शुरू कर लेता है और रूडी भी उसे बचने के लिए अपनी मैजिकल पावर इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता। अंत में जाकर हम देखते हैं कि रूडी का फादर उस पर एक अटैक को करता है, जिसकी वजह से कि अब रूडी बेहोश हो चुका था। अचानक से रूडी को वापस से होश आ जाता है और वो अपने सामने उसी बीस्ट फॉग को देखती है, लेकिन तभी गिलेन पॉल का लेटर रूडी को दे देती है क्योंकि उसे पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता। आगे हम देखते हैं कि अब रूडी उस लेटर को पढ़ना शुरू कर लेता है। बाद में जाकर रूडी को पता चलता है कि उसे एक जॉब मिल चुकी है जिसमें कि उसे 9 साल की नोबल लड़की का एक ट्यूटर बनना होगा और उसे ये काम तब तक करना होगा जब तक कि वो 12 साल तक नहीं हो जाता, और तब तक वो सिल्फी को कोई भी चिट्ठी नहीं लिखता। यहाँ तक कि अब उसे पता चुका था कि अब उसकी जिंदगी नर्क में बदलने वाली है। हम देखते हैं कि अब रूडी फाइनली उस नोबल लड़की के घर तक पहुँच चुका था, जहाँ पर कि सबसे पहले लोग उसे काफी अच्छे से ट्रीट करते हैं। वहाँ पर काफी अच्छी अच्छी लड़कियाँ भी थी। इतने में अब वहाँ पर फिलिप द मेयर अब वहाँ पर आ चुका था और ये कोई और नहीं बल्कि पॉल का फ्रेंड होता है। रूडी उसे बातचीत करना शुरू करता है। बाद में जाकर फिलिप भी अब उसे बताता है कि उसे उसी की बेटी का ट्यूटर बनना होगा। उसकी बेटी को मैजिक बिल्कुल पसंद नहीं है, पर इस वर्ल्ड में मैजिक आना काफी ज्यादा नेसेसरी है, इसीलिए उन लोगों को ना चाहते हुए भी रूडी को हायर करना पड़ा। आगे अब रूडी उस लड़की से मिलता है जिसका नाम की एरिस था, लेकिन वो काफी ज्यादा गुस्सैल किस्म की लड़की थी। जैसे ही वो रूडी को देखती है वो उसे बोलती है, आखिरकार तुम इतने बदसूरत क्यों हो? लेकिन रूडी बोलता है कि शक्ल सूरत से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। आगे वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं, लेकिन तभी एरिस उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। हम देखते हैं कि रूडी को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था, इसीलिए वो एरिस पर उल्टा वार कर देता है, जिससे कि अब एरिस काफी ज्यादा बौखला चुकी थी और अब वो उसकी जान के पीछे एकदम बावली सी हो रखी थी। वो उसे ढूंढने के लिए इधर उधर भागना शुरू करती है, लेकिन तभी रूडी अपनी जान बचाकर एक टेबल के नीचे छिप जाता है। अरे भाई मैं कहाँ आ गया? रूडी को समझना था कि आखिरकार उसकी जिंदगी में चल गया है। आगे वो फिलिप के साथ बातचीत करना शुरू करता है। फिलिप उसे बोलता है, मुझे पता है तुमने सोच लिया होगा अब तुम ट्यूटर की जॉब को छोड़ लोगे, लेकिन रूडी उसे बोलता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं समझा। रूडी उसे बताता है कि उन लोगों को कुछ एक्ट करना होगा जिसकी वजह से कि एरिस का मैजिक में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ जाए, और अब कहीं ना कहीं फिलिप भी उसकी बात स्वीकार कर लेता है। रूडी सो जाता है और जब उसकी नींद खुलती है तो अपने आप को एक अजीब से तहखाने में पाता है। उसे लगता है कि ये जरूर फिलिप ही कर रहा है। हम देखते हैं कि एरिस को भी किन्हीं लोगों ने यहाँ पर किडनैप कर लिया था। उन लोगों का प्लान ये था कि वो लोग एरिस का मन मैजिक में लगा कर रहेंगे, चाहे उन लोगों को इसके लिए कुछ भी करना पड़े। इतने में ही अब वहाँ पर एक अजीब सा टकलू किस्म का आदमी वहाँ पर आता है। रूडी को लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग है, लेकिन तभी वो टकला सा आदमी एरिस को पीट कर काफी बुरी हालत में कर लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि रूडी भी अब एरिस के सामने मैजिक स्पेल चेंट करना शुरू कर लेता है और अब कहीं ना कहीं उसका भी इंटरेस्ट उसमें आ ही चुका था। आगे रूडी और एरिस कैपिटल में आ चुके थे, जहाँ पर कि उनका मुकाबला एक बार वापस से उन्हें किडनैपर लोगों से होता है। रूडी को लगता है कि ये सब कुछ बस एक्टिंग हो रही है, लेकिन तभी पीछे से वहाँ पर एक अजीब सा बंदा आकर एरिस को वापस से किडनैप कर लेता है। अब रूडी को समझ आता कि आखिरकार उसे इस वक्त करना क्या चाहिए, इसीलिए वो एक फायर स्पेल का यूज करता है, जिसकी वजह से कि अब गिलेन को भी उन लोगों की लोकेशन के बारे में पता चुका था। गिलेन जल्दी से वहाँ पर आती है और उन दोनों बच्चों को उन किडनैपर लोगों से बचा लेती है। फाइनली सब कुछ खत्म हो जाता है। वो लोग वापस
रॉक्सी किंगडम में जाते हैं, जहाँ पर कि अब रूडी काफी ज्यादा सैड था। उसे लगता है कि उसे वापस से अपने विलेज जाना होगा और ना ही तो वो कोई पैसे कमा पाया है। लेकिन तभी एलिस उसे बोलती है, आ जाओ, मैं मैजिक सीखने के लिए एकदम रेडी हूँ। और अब रूडी भी इस बात को सुनकर काफी ज्यादा खुश हो चुका था। आगे हम देखते हैं कि रूडी फिलिप के साथ मीटिंग करना शुरू कर लेता है। कहीं ना कहीं उन लोगों को पता ही था कि जो एलिस है वो सीधे हाथों से बिल्कुल भी नहीं मानने वाली, इसीलिए उन लोगों को उंगली टेढ़ी ही करनी पड़ेगी। लेकिन तभी अब वहाँ पर सोरस नाम का एक गीगा चैड आदमी वहाँ पर आ चुका था और ये फिलिप का फादर होता है, यानी कि एलिस का ग्रैंडफादर। और उसे रूडी को देखकर काफी अच्छा लग रहा था। कहीं ना कहीं उसे पता ही था कि उसकी पोती एलिस किसी भी लोगों के साथ बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं करती। सबसे पहले वो फिलिप को अपने पास बुलाता है और उसे एक जोरदार लात मारकर वहाँ से दूर कर लेता है। इतने में हम देखते हैं कि वो जोर जोर से एलिस का नाम चलाना शुरू कर देता है। अचानक से अब एलिस भी उसके डर से अब वहाँ पर आ चुकी थी और यही एक लौता आदमी था जिसके आगे की एलिस कुछ भी बोल नहीं पाती। वो एलिस को बोलता है, जल्दी से रूडी से अच्छे से बात करो। और अब ना चाहते हुए भी एलिस को ऐसा करना ही पड़ता है। हर दोपहर वो लोग स्वॉर्ड्समैनशिप और मैजिक की प्रैक्टिस करते थे और रात में जाकर रूडी आराम से रॉक्सी के स्टैचू पर काम किया करता था ताकि वो उसे बेचकर पैसे कमा पाए और रॉक्सी का दिल भी जीत सके। लेकिन तभी हम देखते हैं कि रूडी एलिस को मैथ सिखाना शुरू कर देता है, लेकिन उसे मैथमेटिक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसीलिए वो लाख बहाने बनाती है वहाँ से भागने के लिए। और अब बेचारा रूडी भी कुछ भी कर नहीं पाता, इसीलिए वो गिलेन की मदद करता है एलिस को सिखाने के लिए। इसके बाद गिलेन उन लोगों को अपनी कहानियां बताना शुरू करती है। वो बताती है, मैं पुराने समय में ब्लैक फैंग की मेंबर थी, मुझे काफी अलग अलग कॉम्बैट स्किल आती थी, लेकिन मुझे मैथ नहीं आती थी, जिसकी वजह से कि मुझे मॉन्स्टर्स का वेस्ट खाना पड़ा। और जब एलिस इस बात को सुनती है तो वो कहीं ना कहीं मोटिवेट हो चुकी थी और अब वो मैथ पढ़ना शुरू कर लेती है। और कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता है। रूडी एलिस को पढ़ाना शुरू करता है, लेकिन एलिस गुस्से गुस्से में आकर ही उसे मारना शुरू कर देती है। अगली सुबह अब वो लोग कैपिटल में जाते हैं, जहाँ पर की रूडी भी जाता है ताकि उसे पता चल पाए कि आखिरकार किंगडम में पैसा कैसे वर्क करता है और वो अमीर बन पाए। वो हर एक शॉप को घूमता है जहाँ पर कि उसे दुकानदार एक अजीब से पोशन को दिखाता है और उस बच्चे को समझाना शुरू करता है कि आखिरकार इसका काम क्या है, यहाँ तक कि वो उसके सामने गंदे गंदे इशारे भी करता है। और रूडी भी इन सभी चीजों को अपनी नोटबुक में नोट कर देता है। इतने में पीछे से वहाँ पर एलिस आती है, लेकिन उसे कुछ भी पढ़ना लिखना आता नहीं था। रूडी इस वर्ड की नई नई चीजें सीखना चाहता था, लेकिन उसके पास बिल्कुल भी कोई पैसे नहीं थे। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बुक्स दिलाऊंगी उन पैसों से जो कि मेरे फादर मुझे देने वाले हैं। और अब कहीं ना कहीं रूडी भी इस बात से काफी ज्यादा खुश हो चुका था। और तभी एलिस रूडी को उस लव पोशन को गिफ्ट कर देती है, लेकिन एलिस को इस पोशन के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, इसलिए वो रूडी से पूछना शुरू करते हैं कि आखिरकार ये क्या है। लेकिन रूडी उन लोगों को कुछ भी नहीं बताता, इसीलिए गिलेन उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसके प्लॉट को देखना शुरू कर देती है। कुछ समय बाद हम लोग देखते हैं कि अब एलिस की कॉम्बैट स्किल काफी ज्यादा ओपी सी हो चुकी है। रूडी की मुलाकात एलिस की डैडी मॉमी से होती है, लेकिन वो उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती और सीधा साधा उसे इग्नोर कर लेती है, क्योंकि रूडी काफी ज्यादा अगली सा था और रूडी को तो ये बातें बिल्कुल भी समझ आती। आखिरकार वो रात आ चुकी थी जिस रात की फाइनली अब रूडी का बनाया गया पुतला जो कि वो रॉक्सी के लिए बना रहा था, अब वो फाइनली कंप्लीट हो चुका था, यानी कि हर एक चीज उसकी परफेक्ट थी। लेकिन उसी समय रूडी के पास एक सिस्टर आती है जिसका नाम की एडना था। वो रूडी से हेल्प मांगती है एरिस के लिए, क्योंकि कुछ समय बाद ही एरिस 10 साल की हो जाएगी और उसका बर्थडे आने वाला है और बर्थडे में उसे डांस करना होगा। लेकिन एरिस को डांस का डी भी नहीं आता, इसीलिए वो रूडी की असिस्टेंस मांगती है और अब रूडी भी ऐसा करने के लिए साफ साफ हाँ कर लेता है। अगले दिन रूडी लाइब्रेरी में जाता है और जहाँ पर कि उसे एक अजीब सी प्रीमियम बुक दिखाई देती है। रूडी उसकी लैंग्वेज को बिल्कुल भी समझ नहीं पाता, लेकिन तभी फिलिप उसे बताता है, अरे बेटा ये डीमन गॉड और बीस्ट गॉड की लैंग्वेज में लिखा गया है और इसे हम लोग किसी भी क्यूटी के साथ फ्लर्ट कर सकते हैं। और अब रूडी तो इस चीज को पढ़ने के लिए काफी ज्यादा मोटिवेट हो चुका था और उसी रात रूडी रॉक्सी के लिए एक अच्छे से लेटर को लिख देता है ताकि वो उसे बता पाए कि आखिरकार उसकी लाइफ में चल क्या रहा है। और वहीं एरिस की डांसिंग प्रैक्टिस बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही थी और यहाँ तक कि रूडी भी उसकी मदद करने का ट्राई करता है, लेकिन वो उससे भी हो नहीं पाता। और कुछ दिनों तक रूडी बीस्ट गॉड की लैंग्वेज सीखता है और तभी रूडी रॉक्सी का बनाया गया स्टैचू भी बेच देता है, जिसके बदले में कि उसे एक गोल्ड का सिक्का मिलता है। और एक रात रूडी को एक पैकेज मिलता है जो कि रॉक्सी ने भेजा था और उसे उसके अंदर से रॉक्सी का भेजा गया पत्र मिलता है और वो उसे सीखना शुरू कर देता है, क्योंकि वैसे भी वो एक नंबर का ठरकी था। रॉक्सी उसे बताती है कि अभी भी वो उस घटिया से बच्चे को सिखा रही है और वो बच्चा तो सैम रूडी के जैसा ही है, क्योंकि वो हमेशा रॉक्सी के साथ प्लॉट को डेवलप करना चाहता है। यहाँ तक कि वो उसे ये भी पूछता है कि आखिरकार उसने कौन से कलर की पहनी है, पर रॉक्सी को तो सिर्फ और सिर्फ रूडी की ही छोटी स्वॉट पसंद है। और कुछ दिनों के बाद अब एरिस की डांसिंग प्रैक्टिस भी एकदम खत्म हो चुकी थी, लेकिन रूडी को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था।